कैसे हो बच्चों। वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। आज हम हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे भाई, कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ आगे बढ़ना है। तो आज अपने को पहले तो ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो उसके लिए अपने डी ब्रोगली पढ़ेंगे, डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। इन दोनों को पढ़ना है, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं भाई ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से। तो 1924 में 1924 में 1924 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या किया, ये बोला कि जैसे विकिरण होता है, रेडिएशन होती है, रेडिएशन जो होती है वो ड्यूअल बिहेवियर दिखाती है या फिर दो तरह की प्रकृति दिखाती है, उसी तरह अपने जो मैटर होता है वो भी दो तरह की प्रकृति दिखाता है। मैटर मतलब कि आपको पता होगा ना, जैसे जिसको हम बोलते हैं मैटर मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, है ना। तो मैटर मतलब दुनिया में जो कुछ है वो सब भी, उसकी भी कैसी प्रकृति होती है, उसकी भी दो तरह की प्रकृति होती है। आप ऐसे कह सकते हो कि दोहरी प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर जो होता है, ठीक है। अब ये ड्यूअल नेचर जो है इसके बारे में और बात करते हैं। ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। और ये कह रहे हैं कि पार्टिकल जितना छोटा होगा, पार्टिकल जितना या कोई भी कण जितना छोटा होगा उतना ही उसमें पार्टिकल नेचर कम होता जाएगा, वेव नेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो साइज है उसके हिसाब से, साइज अगर स्मॉल है और साइज अगर बिग है, अगर साइज स्मॉल है तो अपने को वेव नेचर, ठीक है, या तरंग प्रकृति अधिक दिखेगी, और अगर पार्टिकल बड़ा है तो उसकी कणीय प्रकृति अधिक दिखेगी, ठीक है। या इसको आप पार्टिकल नेचर भी कह सकते हो, ठीक है। तो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं, पर पार्टिकल की साइज के हिसाब से ये चेंज होता है। ए बिगर पार्टिकल सच एज क्रिकेट बॉल हैज मोर पार्टिकल नेचर एंड लेस वेव नेचर। जैसे पार्टिकल जितना बड़ा होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेव नेचर ज़्यादा होगा, और अगर क्रिकेट बॉल है तो उसके लिए पार्टिकल नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। तो क्रिकेट बॉल, पार्टिकल जितना बड़ा उतना पार्टिकल नेचर ज़्यादा, या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उतना पार्टिकल नेचर ज़्यादा, और जो ऑब्जेक्ट जितना कम, कोई भी पदार्थ जितना छोटा होगा उसकी जो कणीय प्रकृति है वो कम होती जाएगी और जो तरंगीय प्रकृति है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या बोला कि भाई ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली का जो सिद्धांत था, उसकी जो हाइपोथेसिस थी, ठीक है, उसके हिसाब से क्या पता चला हमें। डी ब्रोगली ने ये बोला कि भाई अगर हमारे पास पार्टिकल है, वो अगर वेव है और क्या है, वेव के साथ साथ अगर वो पार्टिकल के साथ साथ अगर वो वेव, दोनों सिद्धांत अगर दिखा रहा है तो दोनों में समझते हैं क्या क्या फर्क होगा, ठीक है। तो वेव की थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी है, वेव थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी है E इक्वल टू होता है एच न्यू, ठीक है। और पार्टिकल नेचर के हिसाब से थ्योरी होती है, उसमें जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को मैं अगर एक साथ लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। और अगर इस सी को अगर मैं v से रिप्लेस कर देता हूं, जैसे अगर c रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को, जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट की है, पर अगर स्पीड ऑफ लाइट के अलावा भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है, स्पीड अगर v है, तो हम क्या बोल देंगे कि h न्यू बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हम और क्या बोल सकते हैं भाई, तो हमने ये बोला कि इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो E इक्वल टू एच न्यू, ये एम वी स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो
एच न्यू और इक्वल टू एम वी स्क्वायर आ गया। अब देखो भाई, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो न्यू होता है वो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सी बाय लेमडा बोल सकते हैं। एक काम करते हैं, रुको, इसमें वी में चेंज नहीं करते, एक बार पहले आपको पूरा फॉर्मूला बता देते हैं फिर वी में चेंज करेंगे। तो क्या हो गया, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया। और हमें पता है कि एच न्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच सी बाय लेमडा के। तो इसका मतलब एम एच सी बाय लेमडा भी एम सी स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब मैं अगर इन दोनों को यूज़ करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। एक से सी गायब कर दो तो एच बाय लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोल सकता हूँ मैं कि अगर मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी सी की बजाय अगर वी है तो एच अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि एम वी जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी लिखो या फिर एच अपॉन एम वी लिखो। पी क्या होता है, पी होता है मोमेंटम, और मोमेंटम का मतलब पी किसके बराबर होगा, एम वी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या एक फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला क्या मिला, फॉर्मूला ये मिला कि लेमडा बराबर एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम वी। एक और रिलेशन मेरे को चाहिए, मेरे को एक इस फॉर्मूले में और एक रिलेशन चाहिए, उसको मैं डिराइव करवा के बता रहा हूँ। देखना भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, है ना। गतिज ऊर्जा जो होती है उसका सूत्र क्या होता है कि भाई 1/2 mv स्क्वायर। अब सुनना बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं √2m/ke इसका अगर मैं मान निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, √2m/ke का मान क्या होगा, तो रूट में लिखा 2। ठीक है, ये क्यों निकाल रहा हूँ √2m/ke, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो mv है वो किसके बराबर होता है, √2m/ke के बराबर होता है। एक मिनट, तो जो mv है वो √2m/ke के बराबर होता है। ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो √2m/ke की वैल्यू कैसे निकली, m की जगह m/ke की जगह क्या लिख दूंगा, हाफ mv स्क्वायर। तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा बताओ, तो यहाँ m है, ये भी m है, तो m का स्क्वायर और v का स्क्वायर, और mv स्क्वायर का अगर मैं अंडर रूट लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, mv। तो इसका मतलब मैं mv की जगह √2m/ke लिख सकता हूँ। तो एक ये भी फॉर्मूला बन गया किसका, डी ब्रोगली का, डी। ठीक है, ये किसका सूत्र है भाई, याद रखना, डी ब्रोगली के अनुसार जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र है वो क्या होगा, h अपॉन पी या h अपॉन एम वी, या फिर क्या होगा, h अपॉन √2m/ke। इन तीनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन पहले देख लेते हैं कि भाई किस तरह के सूत्र सवालों वगैरह आते हैं। तो ठीक है, ये आपके सामने इसके आगे की सिद्धांत है। जैसे मैंने बोला, इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव इक्वेशन दैट लेमडा इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग m और v। अगर मैं लेमडा को देखूं तो वो क्या होता है, h अपॉन एम वी होता है। तो मैं अगर मास बढ़ाऊंगा तो लेमडा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर मैं v बढ़ाऊंगा तो भी लेमडा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं दोनों को ही बढ़ाऊंगा तो भी वो कम हो जाएगा। द वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य जो एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई बहुत तेज गति के साथ कोई भी पदार्थ अगर चल रहा है, कोई भी कण अगर चल रहा है, जैसे एक एरोप्लेन है और एक क्रिकेट बॉल है, तो इनका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर इनका मास है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इनमें वेव नेचर जो होता है वो बहुत कम होता है। वेव नेचर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एरोप्लेन का मास, क्रिकेट बॉल का मास इनका ग्राम में, किलोग्राम में होता है। जबकि हम जिन पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं उनका मास तो 10⁻⁻27 kg। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg है।
ठीक है, तो केजी का मतलब बहुत ही कम मास है ना, तो इस मास को अगर आप देखते हो तो भाई इसके कंपैरिजन में एरोप्लेन और इनका मास तो बहुत ज़्यादा है, तो इनमें वेव नेचर होता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मास को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पर उनमें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो कहने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इनके टाइम वेव नेचर को कंसिडर करना पड़ेगा, तो इनका जो तरंगीय प्रकृति है इनकी, उसको कंसिडर करेंगे, उसको हम मानेंगे, ऐसे नहीं कि उसको बिल्कुल हम नगण्य मान ले, ऐसा नहीं कर सकते। पार्टिकल अगर बड़ा है, अगर पदार्थ कोई बहुत बड़ा है, तो उसके लिए वेव नेचर नेग्लेक्ट, तरंग जो प्रकृति है उसको हम नगण्य मान सकते हैं, पर जो उसकी कणीय प्रकृति है वही देखी जाएगी। अगर तरंग प्रकृति नहीं दिखा रहा है तो, पर जो कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा ही छोटा है तो उसके केस में, उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि भाई पार्टिकल के का जो कौन सी प्रकृति अधिक दिखाई देगी, तो तरंग प्रकृति अधिक दिखाई दे। एक सवाल है, दोनों मीडियम में, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक कोई भी पदार्थ है जिसका द्रव्यमान, जिसका मास है वो कितना है, 0.1 kg है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है, एक गेंद का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है भाई, m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, v दिया, m कितना है 0.1, v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, लेमडा कैसे निकलेगा, तो h अपॉन mv वाला फॉर्मूला लगा दो, तो h कितना होगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 0.1 इंटू 10, तो ये तो 1 ही हो गया, तो लेमडा बराबर कितना आ गया, तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये रहा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो भाई, डी ब्रोगली इक्वेशन यूज कर लो, लेमडा इक्वल टू h अपॉन mv, और सीधा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ बड़ा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है ये ना, ठीक है भाई। एक और सवाल देखो, क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 25 kg है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 25 kg अगर मास है, तो उसकी गतिज ऊर्जा है वो दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है, तो इसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, लेमडा बराबर कितना लिख सकते हैं, h अपॉन रूट 2m के ई। अब अपने को निकालनी क्या है, इसका लेमडा निकालना है, गतिज ऊर्जा दी हुई है, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू h 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 लिख दो, रूट की जगह रूट, 2 की जगह 2, मास कितना दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 25, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख दो। अब क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो कितनी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25, ठीक है। इसको रूट में लिख लो। अब ये क्या है, 10 की पावर माइनस 25 इधर भी है, 10 की पावर माइनस 25 इधर भी है, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अब देखो 9 को 3 से गुणा कर दो, कितना आता है, ठीक है। इन सबको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके आंसर जो है, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन को काइनेटिक एनर्जी का सीधा ही फॉर्मूला पता है, तो अपन सीधी ही वैल्यू निकालेंगे, तो लेमडा आपके जो है वो आ जाएगा 896.7 नैनोमीटर। यहाँ पे भी देखो यही फॉर्मूला इन्होंने यूज़ किया है कि भाई पहले वेलोसिटी निकालो फिर ये करो। अपने को वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, अपन सीधा ही निकाल सकते हैं वेवलेंथ, ठीक है, फॉर्मूले से। और अगर उसको निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 896.7, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग अलग दी हुई है दोनों में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। तो फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुश्किल होगी, मुश्किल मतलब कि पावर्स आपको ऐसे अलग अलग दिखेगी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पर आपको करने हैं भाई, ये कोशिश करनी है, ट्राई करने हैं, तभी जाके हो पाएंगे, है ना, नहीं तो नहीं होंगे। तो आप कैलकुलेशन से बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और इसको करते जाना है। इसके बाद डी ब्रोगली में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, और फॉर्मूले के हिसाब से 2 सवाल करा दिए। अब अपना अगला जो टॉपिक है उसका नाम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के ऊपर क्या आते हैं, सवाल आते हैं। क्या है थ्योरी इसकी भाई, देखो द्रव्य, द्रव्य मतलब मैटर, द्रव्य मतलब
मैटर, मैटर और विकिरण। अगर कोई मैटर है या फिर रेडिएशन है के व्यवहार के फलस्वरूप एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। मतलब कि आप या तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर मोमेंटम निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की या तो पोजीशन निकाल सकते हो, तो पोजीशन को अपन x मान लेते हैं, x क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्थिति या फिर पोजीशन, और ये क्या है, वेग है या फिर वेलोसिटी है। तो वेग और स्थिति दोनों एक साथ नहीं निकाले जा सकते। क्यों नहीं निकाले जा सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चारों तरफ घूम रहा होता है तो हमें क्या पता नहीं चलता कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जैक्टली कहाँ है, या तो ये बता दो या उसकी वेलोसिटी बता दो, क्योंकि इसमें क्या होता है, एरर के थोड़े बहुत चांस होते हैं, तो थोड़ा बहुत जो आंसर है आपका ऊपर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इनके बेसिस पे जो फॉर्मूला अपने बनते हैं वो फॉर्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा, ये देखो भाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा का मतलब हुआ कि स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले वो देख लो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी ये किसमें अनिश्चितता है, तो ये मोमेंटम में अनिश्चितता है। इसका जो मान होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा ज़्यादा आएगी h/2 के, h/4 के बराबर, या h/2 लिखो या h/4 लिखो, उससे हमेशा ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये अपने लिखा हुआ है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में अगर मैं मोमेंटम की जगह, मोमेंटम का p का फॉर्मूला होता है mv, तो डेल्टा p का फॉर्मूला हो जाएगा m डेल्टा v। अगर मैं इस फॉर्मूला को रखता हूँ, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो इसको अगर रखता हूँ तो मेरे डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/4, ठीक है। अब आप क्या करो, m को उधर भेज दो, तो आपके नया फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा x डॉट डेल्टा v इक्वल टू h/4 m। ये नया फॉर्मूला है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले का, इन दो फॉर्मूलाज को याद रखना है। पहला ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला देखो, भले ये वाला देखो, पहला और दूसरा, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके ऊपर सवाल आते हैं भाई, कैसे सवाल आते हैं देखना, ऐसे सवाल आते हैं, यदि एक गोल्फ गेंद का मान 40 ग्राम है और उसकी गति 45 मीटर पर सेकंड है, तो गति का 2% यथार्थता के अंतर मापा जा सकता है, तो बताओ स्थिति में अनिश्चितता की गणना करिए, ठीक है भाई। तो 2% अनिश्चितता है, गति में कितनी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी कितनी है, 2% है। 2% का क्या मतलब होगा, परसेंट पर 100, प्रतिशत, तो 2 से इसको भाग दे दो, ठीक है। तो आपको दी हुई है गति और अनिश्चितता भी दी हुई है, तो इन दोनों को गुणा करके आपको ये मान आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास एक सूत्र है, डेल्टा x इक्वल टू h/4 m, ठीक है। बस रखो इसको और निकाल दो। तो डेल्टा v डॉट डेल्टा x ना, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे, देखना, डेल्टा v इंटू डेल्टा x बराबर ही है। तो आप क्या करो, डेल्टा v को भी इधर भेज दो, तो आपके डेल्टा x बराबर क्या आ जाएगा, h/4 m, और यहाँ पे डेल्टा v से मल्टीप्लाई हो जाएगा। h का मान रख दिया, ठीक है, 4 का मान रख दिया, पाई का मान रख दिया, मास किस में दे रखा है, ग्राम में, हमें किस में चाहिए, केजी में, ठीक है। तो केजी में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 से नहीं करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, केजी में आ जाएगा, केजी पर ग्राम, ठीक है, सॉरी, केजी में आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 0.9 से इसको गुणा कर देंगे। 0.9 कहाँ से आया, तो ये इसको डेल्टा v से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पूरे का उत्तर क्या आ जाएगा, 1.46 इंटू 10⁻³ -33, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे भी वही बात है भाई, देखो क्या करेंगे, वही वैल्यू रखो 4, 3.14 40 इंटू 10⁻³ और फिर इससे गुणा कर दो और आपके लास्ट में उत्तर आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻³ ठीक है बच्चों। तो इजी सा सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए, सवाल याद होना चाहिए, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं। एक बॉल है जिसका वेट कितना है, एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ है भाई, यहाँ देखना बोर्ड पे, अच्छा सवाल है। मास दिया हुआ है 10 ग्राम। 10 ग्राम को मैं क्या लिखूंगा कि 0.01 kg या फिर 10⁻² kg मास मिल गया। और क्या दिया हुआ है, विथ ए वेलोसिटी v कितना दिया हुआ है, 90 मीटर पर सेकेंड। 90 मीटर पर सेकेंड। अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी इज 5%, ठीक है। तो डेल्टा कितना दिया हुआ है, 5%। तो डेल्टा v निकाल लो, या फिर इसको 5/100 लिख दो, या फिर 1/20 लिख दो। डेल्टा v कितना आ जाएगा, 1/20 इंटू क्या करेंगे 90, 0 से 0 चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, 4.5 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा v मिल गया। देन अनसर्टिनिटी इन इट्स पोजिशन विल बी, अनसर्टिनिटी पोजीशन में कैसे निकलेगी, डेल्टा x डॉट डेल्टा v इज इक्वल टू h/4πm, है ना। डेल्टा x इक्वल टू h/4πm डेल्टा v ना। डेल्टा x क्या आ जाएगा, h 6.6 इंटू 10⁻34, 4 की जगह 4, 3.14 की जगह 3.14। मास किसका लेंगे भाई, मास दिया हुआ है, अपन ने अभी निकाला था 10⁻², निकाल दिया 10⁻²। और फिर पीछे क्या बचा भाई, डेल्टा v बचा। डेल्टा v अपना कितना है, डेल्टा v है 4.5, ठीक है। इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लोगे भाई, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको 10⁻² को ऊपर भेज दो, ठीक है। तो इसको 6.6 को रफ कैलकुलेशन के लिए हम 20/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं 20/3 लिखूंगा तो ये 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। और 5 आप इससे कट कर दो, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0.9, ठीक है। 10⁻² भी आप इससे कट कर दो, ऊपर बचेगा 10⁻32। तो अब क्या बचा भाई, ऊपर बचा 10⁻32, डिवाइड में क्या बचा 3.14 इंटू 0.9, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, 3.14 को 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये आपके कुछ आंसर आ जाना चाहिए, 10⁻³ में ही आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इन दोनों को गुणा कर दो तो 9 इंटू 4 कितना होता है, 9 4 जा 36, कैरी आ जाएगा 3, 12, 1, 9 27 और 1 आएगा 28, ठीक है। तो आपके आ जाएगा 2.82, ठीक है। और इसको किससे 10 इंटू 10⁻³ लिख दो, इसको आप इससे कट कर दो, तो कट करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 2.8 से डिवाइड दे दो तो कितनी बार जाएगा, पहली बार में आपको पता है भाई ये लगभग 4 बार जाएगा, सॉरी 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग आपके आंसर आ जाएगा, है ना। और दूसरी बार कितना जाएगा, तो 2.8 से ही 2.8 ही मान के चलते हैं, 2.8 मानेंगे तो 2.8 इंटू 4 करेंगे 5.6 और 2.8 आपके हो जाएगा 7.8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, कैरी हो जाएगा 2, 4 3 2 जा 6 और 2 8, 8.4 के बाद पीछे कितना बचेगा 1.6, 1.6 में जाएगा नहीं तो 3.0 एक बार कट हो जाएगा ये फिर से, तो लगभग 3 के आसपास ये आंसर आएगा। फिर आगे पॉइंट्स में कुछ और होगा। तो आपके 3 इंटू 10⁻³ है, तो अभी आपके इंटीजर टाइप ये सवाल आता है तो आप अगर 3 आंसर भी लिखते हो तो सही हो जाता है, ठीक है। जेईई मेंस का 2021 का सवाल है ये, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन में आपको टाइम लग सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अपना ये वाला टॉपिक पूरा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, अब अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, तो देखो दुनिया में ना 2 तरह की मैकेनिक्स होती है, एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरी होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है।
तो क्लासिकल मैकेनिक्स जिसके बारे में, जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पे लगभग पहले वाले सभी एटॉमिक मॉडल थे, बोर में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई थी, यहाँ पर भी अब इस मॉडल में क्या, ये मॉडल जो पूर्णतः किसके ऊपर आधारित है, ये क्वांटम यांत्रिकी के ऊपर पूर्णतः आधारित है। ये पूर्णतः क्वांटम यांत्रिकी के ऊपर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जैसे गिरते हुए पत्थर, चक्कर लगाते हुए ग्रह वगैरह, इन सब का व्यवहार कैसा होता है, तो इन सब का व्यवहार तो बड़ी आसानी से अपनी जो क्लासिक मैकेनिक्स है या जो पहले की फिजिक्स थी वो बड़ी आसानी से बता देती थी। ठीक है, पर जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं तो फिर ये जो चिरस्मत यांत्रिकी है, चिरस्मत मतलब क्लासिकल, चिरस्मत यांत्रिकी है, वो छोटे पार्टिकल को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, अपरमाणुविक कणों के दोहरे व्यवहार की संकल्पना तो अनिश्चितता की उपेक्षा नहीं कर पाती, द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए विकसित कौन सी यांत्रिकी की, क्वांटम यांत्रिकी। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार क्या है कि पार्टिकल दोनों तरह का व्यवहार दिखाता है और दोनों तरह के व्यवहार के हिसाब से आगे अपन पूरा एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे काम करती है, जो कि सब चीज़ें बताता है, मोशन बताता है, मैक्रोस्कोपिक बॉडी जितनी भी उन पे अच्छे से काम करता है। पर क्लासिकल मैकेनिक्स है वो कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर मतलब दोहरे सिद्धांत पे, ठीक है, उस पर बात नहीं करता। ठीक है, तो जो साइंस इस पे बात करती है उसको हम कौन सी मैकेनिक्स बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वर डेवलप्ड बाय श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी कुछ इक्वेशंस वगैरह बनाई थी। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ वेव जैसे पार्टिकल होते हैं जिनमें ड्यूअल बिहेवियर या दोहरा जो सिद्धांत है वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो नियमों की निश्चितता करती है क्वांटम स्थूल वस्तुओं को जिनकी तरंगीय गुण अति न्यून होते हैं उन पे काम करती है, जिनके तरंगीय गुण या वेव पार्ट नेचर है वो बहुत कम होता है, तरंगीय गुण बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो चिरस्मत यांत्रिक के से इनके जो रिजल्ट होते हैं, जो परिणाम होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, अब श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी थी, क्या दी थी, तो श्रोडिंजर ने ये बोला था कि भाई ये एक इक्वेशन है, ये अपने को याद होनी चाहिए, del square y अपॉन del x स्क्वायर प्लस del square y अपॉन del z स्क्वायर del y स्क्वायर del square y प्लस del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में क्या आएगा, अपॉन h स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में क्या है e माइनस यू और पीछे एक साई लग जाएगा इक्वल टू 0। ये साई क्या है भाई, ये एक वेव फंक्शन है। क्या है, वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या होता है इसके बारे में अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, साई जो है वो क्या है, वेव फंक्शन है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, टोटल एनर्जी। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बाकी ये वाले क्या है भाई, ये डेल्टा क्या है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। ये आपको डिफरेंशिएशन गणित में जब पढ़ाएंगे तब वहाँ पे आपको बताया जाएगा। इस इक्वेशन का और सच कोई और यूज़ हमारे पास नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन कभी कभी आइडेंटिफाई करने को, पहचानने को, या फिर उसके बाद और ज़्यादा पूछा जा सकता है कि भाई ये इक्वेशन सही है नहीं है, इसमें कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ देखना भाई, श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के हल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ये तरंग फलन है। ठीक है, तो वेव फंक्शन को क्या बोलेंगे, तरंग फलन बोलेंगे। तरंग फलन साई जो है, इसको साई नाम इसका साई है सिंबल का। तरंग फलन साई जो है ये क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा संगत तरंग फलन श्रोडिंजर समीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। श्रोडिंजर ने एक समीकरण दिया, इसके फलस्वरूप हमें 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है। कितनी क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है, 3। कौन कौन सी, पहली n, ठीक है, दूसरी l और तीसरी ml। तो पहली वाली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी है विसंगी क्वांटम संख्या, जिनको अपन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलेंगे। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो कितने क्वांटम नंबर है टोटल, अभी तक इस इक्वेशन से कितने प्राप्त होते हैं, 3 प्राप्त होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, विसंगी क्वांटम संख्या
और चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके अलावा आगे की क्या कहानी दी हुई है, इसके अलावा श्रोडिंगर के समीकरण से प्राकृतिक हल प्राप्त होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में होता है तो संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी विद्यमान होती है। तरंग फलन एक गणितीय फलन है भाई, दिख भी रहा है इसमें इतनी सारी गणित है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है उस पर निर्भर करता है। भौतिक, इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है, इसका कोई ऐसा यूज नहीं है। हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज पर ये इलेक्ट्रॉन, तरंग फलन, परमाणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ये तीन जो क्वांटम संख्याएं हैं ये इलेक्ट्रॉन के कक्षकों के बारे में काफ़ी जानकारी देगी। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का तरंग फलन एक इलेक्ट्रॉन निकाय है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है, आप पढ़ो बच्चों। ठीक है, तो इनमें से अपने को टोटल कितने क्वांटम नंबर मिले, 4 मिले। ठीक है, 3 तो इस इक्वेशन से मिले, श्रोडिंगर के वेव समीकरण से मिले, तरंग फलन से मिले। ठीक है, तो अपनी पहली जो है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को क्या बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को मैं क्यूएन लिखूंगा। ठीक है, ये है विषंगी, इस क्वांटम नंबर को क्यूएन ही लिख रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है अपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक को क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इन तीनों के बारे में पहले बात कर लेते हैं, ये कौन सी चीज किस किस को बताती है भाई। तो ये जो है n जो है मुख्य क्वांटम संख्या, ये कक्षा को बताता है। ठीक है, ये कक्षक को बताता है, कक्षा और कक्षक दोनों अलग अलग है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा है वो ऑर्बिटल को बताता है। एक कक्षक के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, हाँ इसको क्या बोलते हैं, उप कक्षक बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम स्पिन या मतलब घूर्णन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं भाई, और डिटेल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इससे हाँ इन तीनों के बारे में पढ़ते हुए एक दो बातें और जान लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। क्या इंपॉर्टेंट है कि एक मेरे पास, जैसे मेरे पास क्या है, n है, n का जो मान होगा वो होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और याद है ये नहीं को हम बोलते थे K L M N O। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, मुख्य क्वांटम नंबर है या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो क्या है भाई, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो ये सिर्फ कक्षा के या ऑर्बिट के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 K L M N O। इसके बाद क्या है, हर एक ऑर्बिट जो है, हर एक जो कक्षा है वो अपने उप कक्षक में क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे भाई देखना, जैसे इसके बाद जो दूसरा है, इसका नाम अपन ने क्या रखा था, हाँ इसका नाम रखा था एजीमुथल या फिर विषंगी क्वांटम संख्या। अब ये जो है ये बताती है कि जो K है उसके अंदर सिर्फ एक उपकक्षक है या उपकक्षा है, सॉरी एक कक्षक है ना, क्या है, एक कक्षक है। जो L है उसके अंदर कितने कक्षक है, 2 है। जो M है उसके अंदर कितने कक्षक है, 3 है। ठीक है, जो N है उसके अंदर कितने कक्षक होंगे, 4 कक्षक होंगे। ठीक है, या आप इसको क्या कह सकते हो, या इसको आप उप सब शेल बोल दो। ठीक है, उपकक्षक बोलेंगे इसको, सॉरी है ना, उपकक्षक है। उपकक्षक कितने हैं, ठीक है, तो क्या है इनके बारे में थोड़ा और बात करते हैं भाई। ये K में 1 है, L में 2 है, M में 3 है, N में 4 है।
है ना। इनके भी नाम होने चाहिए भाई, एक है तो एक का क्या नाम है, दो है तो दोनों का क्या क्या नाम है, तीन है तो तीनों का क्या क्या नाम है, चार है तो चारों का क्या क्या नाम है। तो देखना भाई, अगर तो ये इस तरह से होंगे, एस एस पी एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ जी एस पी डी एफ जी और एच। जैसे के में कितने होंगे, एक ही होगा, उसका नाम क्या होगा, एस। एल में कितने होंगे, दो होंगे, एक का नाम होगा पहले का एल एस, दूसरे का पी। एम में तीन होंगे तो एस पी डी। एन में चार होंगे तो एस पी डी एफ। ओ में पांच होंगे एस पी डी एफ जी। ओ के बाद पी में कितने होंगे, एस पी डी एफ जी। ठीक है, पर ये सारे जो अपन उपकक्षक लिखते हैं, इनमें जो अपन अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो स्मॉल यूज़ करने हैं, जबकि अपन जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उनमें कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ कैपिटल के, कैपिटल एम, कैपिटल, जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल पी लिखा है और ये वाला पी स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं काम की, वो याद रखनी है। कि अब देखना बच्चों, इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं, फिर अपन इस पे आएंगे। ठीक है, देखना भाई, जैसे मैंने ये बोला कि n है, n है, n का नंबर क्या होगा, n जो है उसके बारे में देख लो। n क्या होगा, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो इनका जो नाम आएगा वो क्या होगा, इसका नाम, सॉरी, n की वैल्यू 1 से शुरू होगी ना बच्चों, n की वैल्यू 1 से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरह से। ठीक है, अपन 5 तक ही लेके चलते हैं, अभी आगे बाकी वालों के बारे में थोड़ा और आगे बात कर लेंगे। ठीक है, अब देखना भाई, अब इसके अंदर जो एल है, एल जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, उन वो कितने होंगे, एल टोटल कितने होंगे, तो एल होंगे, इसमें एल मतलब इसमें उपकक्षा 1 होगी, इसमें 2 होंगी, इसमें 3 होंगी, इसमें 4 होंगी। अब इनके भी नाम याद रख लेते हैं, कौन कौन से होंगे। तो इनके नाम क्या है, इसके अंदर एस, इसके अंदर एस और पी, इसके अंदर एस पी डी, इसके अंदर एस पी डी और एफ, एस कॉमा पी कॉमा डी कॉमा एफ। ठीक है, तो ये कुछ है भाई, इनको एक तो याद रखना है। इसके बाद देखना भाई, अब एस जो है, क्या इनके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो भाई, अपने को एक बात ये भी है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इनमें कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता चलती है, याद है आपको, एक सूत्र था, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता चलती है, तो उसका एक सूत्र है 2 इंटू एन का स्क्वायर। जैसे k के लिए n बराबर कितना है, 1 है, तो k में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2। l में n का मान कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 बराबर 8। ठीक है, अब इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे भाई, इनमें देखना इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 8। इसी तरह आप बाकी वालों की गणना हम कर सकते हैं, ये आ जाएंगे 18, ये आ जाएंगे 32। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई इनमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, दूसरे में कितने आएंगे 8। यहाँ पे बाकी वाले भी कैलकुलेट करवा देता हूँ मैं आपको। एल में देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। एम में कितने होंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्या आ जाएगा 16, 32। ठीक है, और ओ में देख लो भाई, ओ में कितने होंगे, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 50 आएंगे। अब मैं क्या ये सब क्यों बता रहा हूँ बच्चों, देखना, तो अगर मेरे पास k में सिर्फ एक ही ऑर्बिट है जिसका नाम है s, इसका मतलब 2 के दोनों इलेक्ट्रॉन
किस में आएंगे, एस में आएंगे। इसका मतलब एस है वो किस तरह का दिखेगा, उसमें एक डिब्बा होगा, उस एक डिब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन हम इस तरह एरो से बताएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। इसके बाद कौन है, एल है। एल के अंदर क्या है, एस भी है और पी भी है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में आ जाएंगे, एस में आ जाएंगे। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 6 बचे। तो वो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, पी में आ जाएंगे। तो इसका मतलब पी के अंदर कितने डिब्बे होंगे, 3 डिब्बे होंगे। और हर डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, ये डिब्बे क्या होते हैं, डिब्बों के बारे में मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा, अभी मैंने इसके बारे में बात नहीं की है। भाई एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस हिसाब से एल में 2 और अपने पास उपकक्षा है, एक है एस, दूसरी है पी, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पी में कितने आएंगे, बचे हुए आएंगे, बचे कितने, 6। तो एम के बारे में बात करते हैं। एम में क्या है, एस भी है, पी भी है, डी भी है। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएंगे, एस में आ जाएंगे। ठीक है, अपने जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में आ जाएंगे, पी में आ जाएंगे। अब कितने बच गए भाई, इसके अंदर टोटल, एम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है 18। 2 यहाँ आ गए, 6 यहाँ आ गए, हो गए 8। पीछे कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। वो 10 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, डी में आएंगे। इसका मतलब डी के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो डिब्बे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में आ गए 2-2, 5 डिब्बे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। ठीक है, अब उसके बाद कौन है भाई, उसके बाद है एन। एन में क्या है, एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। ठीक है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। पी के अंदर कितने आते हैं, 6। डी के अंदर कितने आते हैं, 10। अभी निकाले, बच कितने गए, देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। 32 में से 18 तो चले गए, पीछे कितने बचे, 14। इसका मतलब वो जो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें आएंगे। अगर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो इसमें कितने डिब्बे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 2, दूसरे में 4 6 8 10 12 और 14, हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। ठीक है, तो आपसे कोई बोले कि बताओ एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। पी में कितने, 6। डी में कितने, 10। एफ में कितने, 14। तो इस हिसाब से अगर आप जी के देखोगे तो जी में, और देखो इन सब में कितने का गैप है, इन दोनों में कितने का गैप है, 4। इन दोनों में भी 4, इन दोनों में भी 4। तो हर बार 2-2 डिब्बे बढ़ रहे हैं। पहले में कितने डिब्बे थे, 1, दूसरे में 3 हो गए, तीसरे में 5 हो गए, इसमें कितने हो गए, 7, अगले में कितने हो जाएंगे, 9, फिर 11, इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा मुझे बताना था आपको, इसको बच्चों ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना, नोट वोट कर लेना। इसके बाद देखो भाई यहाँ पे है ना, तो एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखना भाई, अब मैंने आपको ये बोला कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, 2n², है ना, कि भाई एक अपने पास कोई भी कक्षा है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसका क्या सूत्र है, 2n²। तो अगर आपको कोई बोले कि बताओ एक अपने पास अगर कोई भी कक्षा है उसके अंदर डिब्बे कितने होंगे, तो डिब्बों को कैसे निकालेंगे, डिब्बे को इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट कितने होंगे, तो ऑर्बिट जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधे ऑर्बिट होंगे। अगर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन उसके आधे डिब्बे होंगे भाई। तो डिब्बे कितने आ गए, n² आ गए। अब देखो अपन नंबर ऑफ सबशेल कितनी होंगी भाई, एक, मैंने क्या बोला कि भाई के अंदर कितनी है, 1 है, इसके अंदर कितनी है, 2, इसके अंदर कितनी है, 3, इसके अंदर कितनी है, 4। तो उपकक्षा जो होगी, उपकक्षा कितनी होंगी भाई, तो उपकक्षा होंगी n के बराबर। तो n का मान k के लिए कितना, 1, तो 1 ही है। l में कितना मान है, 2, तो 2, 3 तो 3, इसी तरह। ठीक है, अब इसमें बताओ कि भाई इसमें डिब्बे कितने होंगे, तो डिब्बे निकालने का तरीका 2l+1। ठीक है, जैसे अपने के में कितने डिब्बे थे, एक ही डिब्बा था। एल में कितने डिब्बे हो गए, तो एस में याद है 1 डिब्बा था। पी में कितने थे, 3 थे। तो कितने हो गए टोटल, 1 और 3 4। ठीक है, तो इसमें मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको देख लेंगे, है ना। इसके बाद के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसी भी एक सबशेल में, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। पी में कितने होते हैं, 6। डी में कितने होते हैं, 10। एफ में कितने होते हैं, 14। तो अपने को फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, अपने को वैसे ही याद है। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको सब बता दिया, इसको दोबारा एक बार पॉज करके देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसके बाद अपन एस, पी, डी और एफ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एस कैसा दिखता है, एस का शेप कैसा होता है। तो एस मतलब स्फेरिकल शेप,
एस मतलब स्फेरिकल शेप, गोलीय आकार। कैसा आकार? गोलीय आकार। एस कैसा होगा? गोल होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। पी जो है, पी कैसा होगा? डंबल शेप का है ना। डंबल वो वेट वजन वगैरह उठाने के लिए डंबल होता है, वैसा डंबल। देखो ये ऐसे आप डंबल नहीं, अगर आपको समझ में आए तो आप ऐसे मान लो कि आपके पास एक गुब्बारा है, ठीक है, और एक और गुब्बारा है, और उन दोनों गुब्बारों को आपने बीच में से बांध दिया, ठीक है। दोनों गुब्बारे एक जितने हैं और दोनों गुब्बारों को बीच में से बांध दिया, तो पी कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब पी में देखो, पी में अपने पास टोटल कितने डिब्बे थे? 3 डिब्बे थे। तो पहले वाले का नाम अपन रखते हैं पी एक्स, दूसरे का नाम रखते हैं पी वाई, तीसरे का नाम रखते हैं पी जेड। एक्स का मतलब, पी एक्स का क्या मतलब है? जो एक एक्स के अलोंग होगा। पी वाई का मतलब जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। पी जेड मतलब जो जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो पी वाई पी एक्स पी एक्स पी वाई पी जेड का क्या मतलब है? जो पी एक्स एक्सिस के अलोंग वो पी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग पी वाई, जेड एक्सिस के अलोंग पी जेड, ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना। इसके बाद डी सब शेल है। डी कैसे दिखता है? डी में ऐसे 2 गुब्बारे आपस में बांध दिए, फिर 2 बंधे हुए गुब्बारों को आपस में और बांध दो, ठीक है। जैसे कैसे भाई? डी में क्या होगा? जैसे मैंने क्या किया, 2 गुब्बारों को आपस में बांध दिया। अब ऐसा एक और ऐसे ग्रुप ले आओ, तो अब तो 4 गुब्बारे एक साथ बन गए, ठीक है। तो ये अपना डी है। अब डी जो होते हैं, डी में कितने डिब्बे होते हैं भाई? डी में टोटल डिब्बे कितने थे? अगर एस में 1 था तो डी में, पी में 3 थे, तो 2 और डिब्बे बढ़ा दो। 2 और डिब्बे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 और 4। तो इनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे। इसका नाम होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इनमें से क्या है भाई? एक्स वाई का क्या मतलब है? ये वाली एक्सिस एक्स है, ये वाली एक्सिस वाई है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई के बीच में होंगे। जैसे ये एक्सिस एक्स है, ये एक्सिस वाई, तो ये चारों जो बलून है इसको हम एक लोब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोब। ये जो एक लोब है वो दोनों एक्सिस के बीच में होगी। तो ऐसी टोटल लोब कितनी है? 4 है, ठीक है। और एक्सिस को अगर आप आपस में इंटरसेक्ट करोगे तो 4 आपको कार्टेशियन भी दिखेंगे, 4 आपके पास जगह भी होंगे, उन चारों जगह पे 4 लोब आ जाएगी। तो जिसमें ये लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होती है, उस डी के कक्षक को बोलते हैं डी एक्स वाई। जिसमें ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगी, ये वाई ये जेड है, उसको बोल देंगे डी वाई जेड। जिसमें ये एक्स और जेड के बीच में होगी उसको बोलेंगे एक्स जेड, ठीक है। तो इन सब में इन तीनों को हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है, या अकक्षीय, ठीक है। नॉन एक्सियल क्यों? क्योंकि ये किसी एक्सेस पे नहीं, कोई अक्ष पे ये स्थायी मतलब प्रेजेंट नहीं है। पर अगर मैं इसको एक्स वाई वाले को अगर मैं थोड़ा ऐसे 45 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि भाई ये एक्स एक्सिस है तो ये भी एक्स एक्सिस है, वो वाई नीचे वाली वाई एक्सिस है, यहाँ पे भी वाई एक्सिस है। पर इन दोनों में ये फ़र्क है कि ये जो इसमें जो लोब थी, जो बलून था, वो दोनों एक्सिस के बीच में था। इसमें बलून है वो दोनों एक्सिस के बीच में नहीं है, एक्सिस के ऊपर है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये वाई एक्सिस पे ऊपर है। तो हम इस ऑर्बिटल को बोलेंगे ये अक्षीय होता है या फिर एक्सियल होता है, ठीक है। अक्षीय होता है या एक्सियल होता है क्योंकि इसमें जो लोब्स होती है वो एक्सिस के ऊपर होती है, ठीक है भाई। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक्सिस पे है, एक्सियल है, ठीक है। तो अपने 4 तो हो गए, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम देखना भाई, वो एक्स वाई तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसके दोनों लोब क्योंकि एक्स पे है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, दोनों लोब वाई पे है तो वाई स्क्वायर लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक उसके बाद और बच गया जिसका नाम है डी जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर का मतलब कि दोनों लोब होगी वो जेड के ऊपर होगी, ये एक लोब जेड पे, दूसरी लोब भी जेड एक्सिस पे। और इसके अलावा आप सोचोगे कि सर डी में तो आपने बोला कि टोटल 4 लोब होंगे, 4 बलून होंगे, इसमें तो आपने 2 ही बलून बनाए हैं। तो बचे हुए जो 2 बलून होंगे इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसमें वो एक रिंग की तरह होंगे और वो रिंग जो होगी वो कौन से प्लेन में होगी? वो एक्स वाई प्लेन में होगी, ठीक है। तो एक रिंग बनेगी जो एक्स वाई प्लेन में होगी और 2 बलून 2 लोब्स होंगी वो जेड एक्सिस के ऊपर होगी, ठीक है भाई।
तो क्या क्या समझा अपन ने? अभी अपन ने सबका शेप देख लिया, एस का, पी का, डी का, एफ का। एस का कैसा होता है? गोलीय होता है। पी का कैसा होता है? डंबल शेप का होता है, ठीक है। और डी का कैसा होता है? डी को हम बोलते हैं डबल डंबल। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इसमें कितने डंबल है? 2। तो उसमें एक अगर डंबल था, इसमें 2 डंबल है, तो डबल डंबल इसको शेप को बोल देंगे। इसमें भी टोटल 3 शेप एक जैसे होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड का, इन तीनों का शेप एक जैसा है, और बाकी इन दोनों का अलग है। इनमें से ये क्या है? ये भी इनके जैसा है पर ये एक्सिस के ऊपर है, और ये बाकी सब से अलग है। इसमें 2 लोब होंगी, वो जेड के ऊपर होंगी। उसके अलावा एक रिंग बनेगी जो किस प्लेन के अंदर होगी? एक्स वाई प्लेन के अंदर होगी। ठीक है भाई, तो ये बड़ा इतना सा ही काम था इसमें। अपन ने ऑर्बिटल्स का शेप वगैरह देख लिया, ठीक है। नोड वगैरह अपन अगली क्लास में देखेंगे, आज अपन ने इतना ही देखना था, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मतलब कुछ टर्म्स जो अपने को पता होनी चाहिए, एक बार देखना भाई। ओके, तो इन, ठीक है भाई, ये याद रहेगा आपको। तो ये क्या है? कक्षा का मतलब होता है शेल, ठीक है, और सब शेल को बोलते हैं कक्षक, ठीक है। और ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं वो एक बार देख लो, ठीक है। मैं ऑर्बिटल का बता देता हूं आपको। सॉरी, सब शेल को उपकोष बोलेंगे और उसको कक्षक बोलेंगे ना। एक बस, ठीक हो गया। तो उपकोष, उपकोष का मतलब सब शेल, ठीक है। और ऑर्बिटल इसको बोलेंगे कक्षक, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? एक बार देख लो बच्चों, थोड़ा बता देते हैं आपको, है ना। जैसे के एल एम एन, ये क्या है? ये कक्षा है, ठीक है। अब के के अंदर क्या है? के को अपन 1 बोलेंगे, ठीक है। के में एन की वैल्यू कितनी है? एन कितना है इनमें? 1 2 3 4। तो इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर एस है, तो इसमें 1s को बोलेंगे। इसके अंदर एस पी है, पी भी है, तो 2s 2p। इसके अंदर एस है, पी है और डी भी है, तो 3s 3p 3d। इसके अंदर एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। तो इसमें इस तरह से है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये सब हमारे उपकोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपकोष। अब एस के अंदर कितने डिब्बे हैं? एक डिब्बा है, इस डिब्बे को हम क्या बोलेंगे? कक्षक बोलेंगे, ठीक है। पी के अंदर कितने हैं? जैसे मैंने लिखा है 2p में 3 डिब्बे हैं, तो 2p में ये पूरा क्या होगा? इसको बोलेंगे उपकोष, और इस एक डिब्बे को क्या बोलेंगे? कक्षक, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, ये मैंने बना दिया, तो मैंने बोला कि ये वाली एक्सेस कौन सी है? z है, तो ये क्या है? कक्षक है। कौन सा कक्षक है? तो pz कक्षक है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको कक्षा, कक्षक और उपकोष, इन तीनों में वर्ड में मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इनको एक बार अच्छे से देख लो, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में नोड्स वगैरह कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी सब कुछ अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू। इसको सेव कर लेते हैं।